हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेहत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स बात करेंगे पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान यानी पीएलपी की बात करेंगे। उसके बाद में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीडी रेशियो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में कितना होना चाहिए उसकी बात करेंगे और सर्विस एरिया अप्रोच की भी बात करेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। PLP यानी पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान्स। PLP are a step towards decentralized credit planning with the basic objective of mapping the existing potential for development through bank credit। अब दूसरे शब्दों में समझिए, अब पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान यानी PLP इज अ फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल फॉर एक्टिविटीज इन द प्रायोरिटी सेक्टर। तो PLP क्या होता है, हम एक फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का करंट में और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है प्रायोरिटी सेक्टर में अगर एक्टिविटीज़ करी जाएँ तो। ओके, तो हम PLP का मतलब एक फाइनेंशियल असेसमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट के करंट स्थिति का और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल बनता है। PLP को दूसरे शब्द में कहा है, हम इसमें क्रेडिट प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह से ना डिसाइड होकर मल्टीपल प्लेसेस से डिसाइड किया जाता है। जो भी डेवलपमेंट के एग्जिस्टिंग पोटेंशियल हैं उनको अचीव करने की यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है। PLP टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म फिजिकल पोटेंशियल, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो PLP में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या पोटेंशियल अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अवेलेबल है क्या क्या, मार्केटिंग फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, हमें किस चीज़ में मदद करेंगे, जो भी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के करंट और फ्यूचर में फाइनेंशियल क्या पोटेंशियल अवेलेबल है, फाइनेंशियली हम क्या उसका पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, कितना हम तरक्की कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की, उसके बारे में होता है। ठीक है, नाबार्ड टू टेक मेजर टू इंश्योर दैट PLP प्रिपेयर्ड बाई देयर DDM है ना, DDM जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स आर मोर फोकस्ड एंड इम्प्लीमेंटेबल सो दैट द बैंक कैन यूटिलाइज देम मोर गेनफुली व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्रांच क्रेडिट प्लान। तो नाबार्ड को कोशिश करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो DDM हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, जो PLP प्लान प्रिपेयर करें वो ऐसा बनाए जो कि ज़्यादा फोकस्ड हो और इम्प्लीमेंटेबल हो, ताकि बैंक जो है उनको मतलब उन प्लान्स को यूज करके बेनिफिट ले सकें और ब्रांच जब भी वो ब्रांच क्रेडिट प्लान वगैरह प्रिपेयर करें तो उसमें उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किसका, PLP का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पोटेंशियल लिंक्ड है ना, PLP जो होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान। तो क्रेडिट का प्लान है लेकिन पोटेंशियल से लिंक है कि कितना पोटेंशियल पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है। PLP शुड एम्फसाइज ऑन प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सुटेबल टू लोकल कंडीशन। तो आपकी जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान आप लेकर आए हैं उसमें जोर दिया जाना चाहिए किस पर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मतलब जो है ऐसी एग्रीकल्चर जो लगातार बनी रहे, लोकल कंडीशन के लिए सुटेबल भी होनी चाहिए। जब भी आप प्रिपेयर करें PLP, फोकस मस्ट बी ऑन आइडेंटिफाइंग प्रोसेसेस प्रोजेक्ट दैट रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। हमें PLP जब आप तैयार करें तो उसमें ध्यान रखें कि हमें ऐसी प्रोजेक्ट और प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है जो कि कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकें, फर्टिलाइजर्स यानी खाद के ज़्यादा उपयोग को रोका जा सके, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर ना यूज करें, इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पानी वाटर यानी वाटर का जो है सही से उपयोग कर सकें, एग्रीकल्चरल जो पोल्यूशन इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो यही बोल रहे हैं कि पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान जब आप बनाएं तो वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी प्रोसेस को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन घटे, एक्सेस खाद का उपयोग ना करें, आप ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, वाटर जो भी है उसका सही से उपयोग किया जाए और एग्रीकल्चर पोल्यूशन के जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। अब प्री PLP मीटिंग इज कन्वेन्ड बाई LDM ड्यूरिंग जून एवरी ईयर। तो PLP की एक प्री मीटिंग होती है जिसको LDM द्वारा बुलाया जाता है हर साल जून में। सच मीटिंग शैल बी अटेंडेड बाई बैंक गवर्नमेंट एजेंसी, इसको अटेंड किया जाता है बैंकों के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, टू रिफ्लेक्ट देयर व्यूज एंड कंसर्न रिगार्डिंग क्रेडिट पोटेंशियल, ताकि वो बता सकें कि हाँ
पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना जो है क्रेडिट का पोटेंशियल मौजूद है। एट द प्री पीएलपी मीटिंग डीडीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स जो नाबार्ड के होते हैं, ऑफ द नाबार्ड सेल आउटलाइन द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पीएलपी फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो पीएलपी की जो प्री मीटिंग होती है उसमें डीडीएम जो होंगे बताएंगे कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन्फॉर्मेशन की, ताकि हम अगले साल के लिए पीएलपी की प्रिपरेशन कर सकें। द प्रिपरेशन ऑफ पीएलपी फॉर नेक्स्ट ईयर टू बी कंप्लीटेड बाई अगस्त एवरी ईयर टू इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू फैक्टर इन द पीएलपी प्रोजेक्शन। तो पीएलपी का जो प्रिपरेशन है यानी पोटेंशियल लिंक्ड जो है क्रेडिट प्लान का जो प्रिपरेशन है अगले साल के लिए, वो इसी साल के अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को मौका मिले इन पीएलपी प्रोजेक्शंस को जो है मतलब एक प्रोजेक्ट क्या पीएलपी की वजह से हमें पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होने वाला है और हम कितना अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हमें प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए। ओके, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। जब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रेडिट का प्लान बना रहे हैं तो आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उसकी बात हो रही है। कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, wholly owned subsidiaries of the foreign bank, head office of RRB, district central cooperative bank DCCB, land development bank LDB shall circulate the accepted block wise activity wise potential to all their branches for preparing the branch credit plan BCP by their respective branch manager। तो जो भी कंट्रोलिंग ऑफिस है कमर्शियल बैंकों के, चाहे उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक ही क्यों ना हो या फॉरेन बैंक का होल्ली ओन सब्सिडरी हो, रीजनल रूरल बैंक के हेड ऑफिस हों, डीसीसीबी बैंक हो, एलडीबी बैंक हो, तो इन सभी को चाहिए कि वो सर्कुलेट करें क्या कि ब्लॉक वाइज एक्टिविटी वाइज जो है उनकी ब्रांच का पोटेंशियल क्या है क्रेडिट में, लोन के क्रेडिट में कितना, मतलब लोन में क्रेडिट में कितना पोटेंशियल है, ताकि जो ब्रांच क्रेडिट प्लान है वो ब्रांच मैनेजर आराम से तैयार कर सके। बैंक शैल इंश्योर दैट एक्सरसाइज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच block plans is completed by in time by all the branches so that credit plan become operational on time। तो बैंक को इंश्योर करना होता है कि ये जो ब्लॉक स्तर पर या ब्रांच स्तर पर जो ये हमें ब्रांच क्रेडिट प्लान बनाना है या ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाना है उसकी प्रिपरेशन हम ऑन टाइम कर लें, सभी ब्रांचों के द्वारा कर लिया जाए, ताकि क्रेडिट प्लान को समय पर एग्जीक्यूट या ऑपरेशनल किया जा सके। A special block level bankers committee BLBC meeting is convened for each block where the branch credit plan are discussed and aggregated to form block credit plan। तो एक BLBC की मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, हर एक ब्लॉक में, ठीक है, और उसमें ब्रांच क्रेडिट प्लान को डिस्कस किया जाएगा, उनको आपस में जोड़ा जाएगा, एग्रीगेट किया जाएगा, ताकि ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाया जा सके। तो सभी ब्रांचों का डेटा इकट्ठा करके फिर हम ब्रांच क्रेडिट प्लान बनाते हैं। जैसे मान लो एक ब्रांच ने कहा कि हम जो है 2 KCC करेंगे, दूसरी ने कहा 3 करेंगे, चौथी ने कहा 5 करेंगे, ऐसे करके कुल मिला कितनी हुई 70 KCC। तो ब्लॉक का जो प्लान निकल के आया 70 KCC का टारगेट हमने रखा, ये होगा यहाँ पर। ऑल द ब्लॉक क्रेडिट प्लान्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर एग्रीगेटेड बाई LDM टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। अब जितने भी जितने भी ब्लॉक के क्रेडिट प्लान्स हैं उनको एग्रीगेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 ब्लॉक हैं तो चारों ब्लॉक का डेटा इकट्ठा किया जाएगा LDM के द्वारा, और उनके आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान DCP तैयार किया जाता है। ओके, तो पहले ब्रांच से हम पहुंचते हैं ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से हम पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। ओके, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इज देन प्लेस्ड बिफोर द DCC, है ना, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के सामने इसको रखा जाता है बाय द LDM फॉर फाइनल एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। फिर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान जो LDM ने बनाया है उसको वो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के सामने रखेगा, ताकि उसे DCC एक्सेप्ट करे या अप्रूव करे, उसकी आपकी मर्जी होती है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स आर इवेंचुअली एग्रीगेटेड इनटू स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान टू बी प्रिपेयर्ड बाई SLBC कन्वेनर बैंक एंड लॉन्च्ड बाई 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं एक राज्य के, उन सब के प्लान को इकट्ठा करके स्टेट लेवल का क्रेडिट प्लान बनाया जाता है, ठीक है, और इसको SLBC कन्वेनर द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है, और हर साल 1 अप्रैल तक इसे लॉन्च कर दिया जाता है SLBC द्वारा, ठीक है। Corporate business target for the bank branches, blocks, district and state have been aligned with the annual credit plan ACP for ensuring implementation of the program envisaged in the plan। तो जो एनुअल क्रेडिट प्लान है उसी प्लान को ध्यान में रखे हुए ब्रांचों के लिए ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और स्टेट स्तर पर टारगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ द बैंक इन ईच स्टेट शुड सिंक्रोनाइज देयर इंटरनल बिजनेस प्लान विद द ACP। अब ये जो जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, इनको चाहिए कि हर एक राज्य के कि वो जो है ACP जो हमारा प्लान है एनुअल क्रेडिट प्लान, उससे अपने जो बिजनेस के टारगेट हैं, प्लान हैं, उनको सिंक्रोनाइज कर लें, ठीक है फ्रेंड।
ये मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दोबारा करने वाली बातें हैं नहीं इसमें। क्रेडिट डेबिट रेशियो, सॉरी क्रेडिट डेबिट कह रहा हूँ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो की बात हो रही है। क्रेडिट कितना लोन दिया है, डिपॉजिट यानी कितना लोन मतलब पैसा जमा हुआ है, तो CD रेशियो। तो CD रेशियो ऑफ बैंक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया या ब्रांचेज, तो CD रेशियो की हम बात कर रहे हैं। बैंक हैव बीन एडवाइज टू अचीव अ CD रेशियो ऑफ 60% इन रिस्पेक्ट ऑफ दियर रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज सेपरेटली ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो हर एक ब्रांच के स्तर पर आपको CD रेशियो 60% मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। 60 का मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपये की जो है अगर डिपॉजिट आपके पास आता है तो आप 60 रुपये का लोन दीजिए, टारगेट ये है। CD रेशियो डिपॉजिट, ठीक है, वर्सेस क्रेडिट, यानी कि हर 100 रुपये का अगर आपका डिपॉजिट है तो 60 रुपये का लोन होना चाहिए। तो 60% मेंटेन करने की बात की जाती है, चाहे रूरल ब्रांच हो चाहे सेमी अर्बन ब्रांच हो। व्हाइल इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस रेशियो शुड बी अचीव्ड सेपरेटली ब्रांच वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और रीजन वाइज, द बैंक शुड नेवरदलेस इंश्योर दैट वाइड डिस्पैरिटी इन रेशियो बिटवीन डिफरेंट स्टेट रीजन इज अवॉइडेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रीजनल इम्बैलेंस इन क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये रेशियो जो है आप सेपरेटली अचीव करिए, ब्रांच वाइज अचीव करिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज 60%, रीजन वाइज 60%, है ना, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रीजन में अगर ज़्यादा डिस्पैरिटी है, ज़्यादा डिफरेंस है, पता चल रहा है कि राजस्थान में जितने बैंक हैं वहाँ पर 60% हम CD रेशियो मेंटेन कर पा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जितने भी बैंक हैं वहाँ पर हम 30% मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन CD रेशियो, तो CD रेशियो पर एक्सपर्ट ग्रुप की कुछ रिकमेंडेशन आई थी, उसके बारे में बात करते हैं। एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो इनटू द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लो CD रेशियो अक्रॉस स्टेट रीजन एंड टू सजेस्ट ओवरकम द प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया, उनसे कहा कि तुम जरा सा अध्ययन करो कि क्यों लो CD रेशियो है डिफरेंट राज्यों में, डिफरेंट रीजन में, और कैसे इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट ग्रुप एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ लो CD रेशियो एंड मेड रिकमेंडेशन। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, उसके कारण को पता किया और रिकमेंडेशन की कि हमें कुछ सर्टेन चीज़ें करने की जरूरत होगी। एज पर द रिकमेंडेशन CD रेशियो ऑफ बैंक शुड बी मॉनिटर एट डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। उन्होंने कहा कि हम CD रेशियो को डिफरेंट लेवल पर मैनेज करेंगे। पहला, हर एक बैंक के हेड ऑफिस लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर SLBC के स्तर पर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ठीक है। 3 लेवल पर हम CD रेशियो को मेजर करें। कहने मतलब इन्होंने ब्रांच वाली बात नहीं की कि हर ब्रांच को मेंटेन करना है, इन्होंने कहा हम 3 लेवल पर मेजर करेंगे। तो इंडिविजुअल बैंक का हेड ऑफिस लेवल पर CD रेशियो क्या है, स्टेट लेवल पर SLBC के स्तर पर जो है CD रेशियो क्या है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाए तो CS की बात की, यानी क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ सैंक्शन, यानी कि प्लेस ऑफ सैंक्शन के हिसाब से कितना जो है लोन बांटा गया है, वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाएगा। CU का मतलब होता है क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब हमने लोन दिया है लेकिन उस लोन का किस प्लेस पर यूटिलाइजेशन हुआ है उसको CU में लेते हैं, ठीक है। लोन जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए अयोध्या में लोन ले लिया, ठीक है, और उससे आपने घर बनवा दिया लखनऊ में, है ना, तो ये अयोध्या के हिसाब से ये CS है, यानी कि जो है क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ सैंक्शन, प्लेस ऑफ सैंक्शन क्या है, अयोध्या, तो ये CS में आएगा। और आपने उसको यूटिलाइज अगर कर लिया मान लो जो है लखनऊ में, तो वो CU हो जाएगा। अगर अयोध्या में लोन लिया और अयोध्या जी में ही उसको यूज कर दिया तो ये CS का केस है। अगर अयोध्या जी में लोन लिया और उसको लखनऊ में यूज कर दिया तो वो CU का केस है, क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ इंडिविजुअल बैंक के स्तर पर CU प्लस RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है नाबार्ड का, प्लस स्टेट लेवल पर CU प्लस RIDF दोनों को जोड़ा जाएगा। CU का मतलब क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, क्रेडिट एज पर प्लेस ऑफ सैंक्शन, तो U फॉर यूटिलाइजेशन, S फॉर सैंक्शन, ठीक है। तो यहाँ CU पर RIDF, यहाँ पर भी CU प्लस RIDF और यहाँ पर CS केवल लेंगे। RIDF आपको पता ही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। टोटल रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइडेड टू स्टेट अंडर RIDF, तो किसी पर्टिकुलर राज्य को RIDF के तहत कितना रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया वो RIDF का पार्ट होता है। फर्दर बैंक्स आर एडवाइज दैट इन द डिस्ट्रिक्ट हैविंग CD रेशियो लेस देन 40%, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो है CD रेशियो 40% से कम है, ब्रांच की बात नहीं हो रही, पर ध्यान दीजिएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसका CD रेशियो 40% से कम है, स्पेशल सब कमेटी SSC ऑफ द DCC, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की एक स्पेशल सब कमेटी होती है,
वो क्या करेगी, सेल्स बी सेटअप टू मॉनिटर द सीडी रेशियो। तो एक डीसीसी क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, एक सब कमेटी बना देगा, एसएससी स्पेशल सब कमेटी बनाई जाएगी और उसका काम होगा उस डिस्ट्रिक्ट में सीडी रेशियो की मॉनिटरिंग करना, उसे ठीक करना, इंप्रूव करना। डिस्ट्रिक्ट हैविंग सीडी रेशियो बिटवीन 40 to 60 शैल बी मॉनिटर अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय द डीसीसी। ठीक है, तो अगर कोई ब्रांच, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई जिला है जिसका सीडी रेशियो 40% से 60% के बीच है तो उसकी मॉनिटरिंग डीसीसी खुद करेगा। अगर 40% से कम है तो एसएससी द्वारा यानी कि स्पेशल सब कमेटी द्वारा किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट जो जिनका सीडी रेशियो 20% से भी कम है उनको स्पेशली जो है ट्रीट किया जाएगा, भैया तुम आओ जरा सा, तुमसे बातचीत करनी है। ओके, तो इफ़ इट इज़ लेस देन 20% तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा भाई, कि बुलाओ इसके जो है डीएम ओम को, बातचीत करते हैं। अगर आपका जो है 40% से मतलब जो है 40% से लेकर के 60% तक है तो इसको डीसीसी मॉनिटर करेगा। अगर 40% से कम है तो उस केस में एसएससी मॉनिटर करता है। ओके, बात कर लेते हैं सर्विस एरिया अप्रोच की, SAA की। सर्विस एरिया अप्रोच इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1989 फॉर प्लान्ड एंड orderly development of rural and semi-urban areas was applicable to all scheduled commercial bank including RRBs। तो सर्विस एरिया अप्रोच अप्रैल 1989 में आई थी ताकि प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है रूरल और सेमी अर्बन एरिया का किया जा सके और इसमें सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग RRB को लिया जाता है। अंडर SAA each bank branch in the rural or semi-urban area was designated to serve an area of 15 to 25 village and the branch was responsible for meeting the needs of bank credit ऑफ इट्स सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया अप्रोच में हर एक बैंक ब्रांच को जो रूरल या सेमी अर्बन एरिया में काम करती थी उनको लगभग 15 से 25 गांव असाइन कर दिया था कि ये एरिया तुम्हारे अंडर में आएगा और यहाँ की जितनी भी लोन की आवश्यकता है इस सर्विस एरिया की आप ही लोग पूरी करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SAA वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिव लेंडिंग एंड फार्गो इफेक्टिव लिंकेज बिटवीन बैंक क्रेडिट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन इनकम लेवल। तो SAA यानी सर्विस एरिया अप्रोच का उद्देश्य था कि लेंडिंग जो हो वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्ज इफेक्टिव लिंकेज जो बैंक क्रेडिट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम लेवल के इंक्रीज के बीच में जो लिंकेज है उसको हटा करके बेहतरीन तरीके का लोन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। सर्विस मतलब ऐसे समझ लीजिए सर्विस एरिया अप्रोच का था कि एक एरिया तुम्हें दे दिया गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको लोन तुम ही बांटोगे और अगर नहीं डेवलपमेंट होता तो तुम ही जिम्मेदार बनोगे। SAA स्कीम वाज रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस वर मेड इन द स्कीम टू मेक मोर इफेक्टिव। तो SAA स्कीम में समय समय पर चेंजेस किए गए अप्रोप्रिएट, ठीक है, और इसको मोर इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। सर्विस एरिया अप्रोच को रिव्यू किया गया दिसंबर 2004 में। इट वाज डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद द रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन ऑफ स्कीम। जो प्रोविजन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने की कोशिश की गई। व्हाइल रिटेनिंग द पॉजिटिव फीचर ऑफ SSA, जबकि जो अच्छी बातें थे SSA के उसको मेंटेन किया गया, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन थे उनको हटाया गया। सच एज क्रेडिट प्लानिंग, अच्छी बात थी क्रेडिट प्लानिंग की, क्रेडिट मॉनिटरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छी थी तो इनको रखा गया और जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटाया गया। उसका असर ये हुआ कि अंडर SAA सर्विस एरिया अप्रोच द एलोकेशन ऑफ विलेजेस एमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज ऑफ बैंक वाज मेड नॉट एप्लीकेबल फॉर लेंडिंग एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया की जो ब्रांचें थी उनको जो हम गांव का एलोकेशन करते थे उसको बंद कर देंगे, केवल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में ही गांव असाइन रहेंगे, अदरवाइज आप कहीं भी लोन ले सकते हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता था कि मतलब अगर मान लो जैसे इस ब्रांच के दायरे में आपका बैंक आता है और आपकी जो है नहीं बन पा रही है बात, तो ये वाला बैंक, ये वाले एरिया का बैंक मना कर देता कि भाई हमारे सर्विस एरिया में नहीं आता। तो इस चीज़ को हटाया गया कि नहीं, तुम लोन कहीं से भी ले सकते हो। अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मान लो MSME से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम है या फिर जो है तुम्हारी स्टैंड अप इंडिया वगैरह है, तो उसके लिए तुम्हें अपनी सर्विस एरिया में ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है किसी भी ब्रांच से लोन लिया जा सकता है। दस व्हाइल कमर्शियल बैंक एंड RRBs आर फ्री टू लेंड टू in any रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, बारोवर हैव द चॉइस टू अप्रोचिंग एनी ब्रांच फॉर देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब RRBs को, कमर्शियल बैंक को भी आज़ादी हो गई को किसी भी एरिया में लोन दे सकते थे और बारोवर को भी आज़ादी हो गई को किसी भी ब्रांच को लोन के लिए जा सकते थे। ठीक है, उसके बाद में डिस्पेंसिंग विद द नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट बंद किया गया कि अब नो ड्यूज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, इसलिए NOC का कॉन्सेप्ट हटाया गया कि लोन लेने से पहले NOC लेकर आओ, वो काम खत्म किया गया। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर हैसल फ्री क्रेडिट टू ऑल
borrowers, especially in rural and semi-urban areas, keeping in view technological development and the different ways available with the bank to avoid multiple financing. Banks have been advised to dispense with obtaining a NOC from individual borrower, जिसमें SHG और JLG भी आता है in rural and semi-urban area for all types of loan, including loan under government sponsored scheme irrespective of amount involved unless the government sponsored scheme itself provide for obtention of NOC। तो इन्होंने कहा कि मतलब पहले लोन देने से पहले क्या होता था, आपको NOC लानी पड़ती थी कि आपके पास किसी और बैंक से लोन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और साथ ही साथ में अब हम मल्टीपल फाइनेंसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं हाँ आदमी ने पहले से कहीं से लोन ले रखा तो हमें आइडिया लग जाता है। तो इस वजह से NOC का कॉन्सेप्ट हटाया गया, उसमें SHG और JLG को भी रिलैक्स किया गया कि अब आपको NOC लाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी NOC लाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम खुद बताए कि हाँ तुम्हें NOC लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको नहीं लाना है। फर्दर इट इज़ क्लेरिफाइड दैट पॉलिसी ऑफ डिस्पेंसिंग विथ अ नोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर लेंडिंग बाई बैंक इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अर्बन एरियाज मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब ये केवल रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लिए बात नहीं थी, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो चाहे अर्बन एरिया हो वहाँ पर भी NOC लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आई बात जो है मोदी सरकार ने कहा, मौके पर जो सरकार उसने कहा कि हम किसानों की इनकम 2022 तक डबल करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बजट जो 2016-17 का आया उसमें अनाउंस किया कि ये जो है किसानों की इनकम 2022 तक डबल कर देंगे। सेवरल स्टेप हैव बीन टेकन टुवर्ड अटेनिंग दिस ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द सेम। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इस चीज़ को करने के लिए, कई सारी मिनिस्ट्रीज को मिला करके कमेटी बनाई गई ताकि इसका ब्लूप्रिंट एक खाका तैयार किया जा सके कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे अचीव करेंगे, इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, तो उसमें देखिए क्या क्या किया गया। फोकस ऑन इरिगेशन, सिंचाई पर ध्यान दिया गया विथ लार्ज बजट, पैसा अच्छा खासा दिया गया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप लाने की कोशिश की गई, यानी कि जो है हर बूंद में ज़्यादा फसल हो गई इसकी कोशिश की गई। अच्छी क्वालिटी के सीड अवेलेबल करवाए गए। मिट्टी की जो है हेल्थ को न्यूट्रिएंट बेस्ड करने की, यानी कि मतलब मिट्टी अच्छी है नहीं अच्छी उसको मेजर करने के लिए भी व्यवस्था की गई, उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गई। वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह को में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया ताकि जो आप फसल काटने के बाद में आपकी फसल ख़राब ना हो, सड़े ना, उससे बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगाए गए। कोल्ड स्टोरेज वगैरह कॉन्सेप्ट देखिए शहरों के लोग शायद ना जानते हो, गांव में तो सब अच्छे जानते हैं। शहरों मतलब गांव में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ आलू जो है आपने आलू का प्रोडक्शन किया, 10 बीघे आलू बोई, पता चला कि हमारे पास 400 बोरी आलू हो गई। हमने क्या किया, उसमें से 200 बोरी आलू जो है उठा करके कोल्ड स्टोरेज में रखवा दी। अब वो वहाँ पर ख़राब नहीं होती है, अब 1 साल बाद आप उसको निकालेंगे तो भी वैसे ही रहेगी। तो अब जब आलू हमारे यहाँ 200 बोरी बची वो हम ले जाके जमा कराए। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब आलू महंगी हुई, मार्केट में पता चल रहा है कि आलू 50 रुपये किलो चल रही है, हम जा करके कोल्ड स्टोरेज से उठा लाए। तो ये चीज़ फ़ायदा कर जाती है। ठीक है, एडिशनल वैल्यू थ्रू फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के मतलब कहने का गवर्नमेंट ने कहा कि हम फूड प्रोसेसिंग मतलब जो है टेक्निक को यूज करेंगे। जैसे 2 रुपए की एक आलू को प्रोसेस करके हम चिप्स में बना करके बेचेंगे और वो 20 रुपए की बिकेगी, है ना। बिल्कुल उसी को ही फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो आपका फसल है उसमें उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला जितना उसको प्रोसेस करके हमें मिलने वाला है। नेशनल फार्म मार्केट का क्रिएशन किया गया, नाम वगैरह अगर आपने देखा ही होगा। ठीक है, रिमूविंग डिस्टॉर्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज प्लेटफॉर्म अक्रॉस 585 स्टेशन। तो 585 जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक मंडी की बात करी गई। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसलों का इंश्योरेंस किया गया ताकि मान लो अगर कोई दिक्कत होती है, फसल में आग लग जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, इस वजह से जो नुकसान होता है उससे किसानों को बचाया जा सके। उसके अलावा एंसिलरी एक्टिविटी जैसे मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सब का प्रमोशन करना ताकि किसानों को उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। तो ये बहुत सारे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।